साइबर क्राइम, इसके बारे में लगभग 60% लोग अभी तक जानते हैं और ये आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में नहीं जानते। खासकर ग्रामीण लोगों को साइबर क्राइम के बारे में ज्यादा जानकारी होती तक नहीं है। जब कोई ठगी का शिकार हो जाता है तब उन्हें जाकर पता चलता है कि वो किसी धोखे या किसी साइबर क्राइम के शिकार हो गए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के अपराध करने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। अब शातिर किस्म के बदमाश इंटरनेट का प्रयोग करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने और लूटने के लिए। वह ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन इससे अनभिज्ञ है। समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि साइबर ठगों से बचे, कैसे बचा जाए, इसकी भी पूरी जानकारी दी जाती है। बावजूद इसके साइबर क्राइम लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आए दिन पुलिस के मामले ये सामने आते हैं, पुलिस के सामने कई मामले आते हैं साइबर क्राइम को लेकर। और जो साइबर क्राइम के मामले हैं उसमें आजकल देखा गया है कि अश्लील फ़ोटो भी लोगों की जो लीक कर दी जाती है, कुछ फ़ोटोज़ होती है लीक कर दी जाती हैं, इस तरह के भी मामले आते हैं। लोगों के पैसे जो है कट जाते हैं, इस तरह के मामले, तमाम तरह के जो मामले आते रहते हैं पुलिस के सामने। साइबर क्राइम को लेकर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। तो जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम जो है आज की डेट में भारत ही नहीं पूरे दुनिया में ये काफी बढ़ गया है। आप अक्सर देखते होंगे आपके फोन पर कई ऐसे लिंक्स आते हैं कि इस लिंक को आप क्लिक कीजिए तो आपको पैसा मिलेगा। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं और मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू और भी टीवी एड्स के थ्रू और कैंपेनिंग के थ्रू ये पुलिस समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह के अगर आपके पास कोई लिंक्स आते हैं तो उस पर क्लिक ना कीजिए, अन्यथा आपके जो पैसे हैं वो कट सकते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। जानना इसलिए ज़रूरी है और अपने दर्शकों को इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो गांव और ग्रामीण में लोग रहते हैं वो इससे अनभिज्ञ है। वो उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे इस ठगी से बचे। तो हमारे साथ अल्पना जदली जुड़ चुकी हैं, अधिवक्ता हैं, शक्ति सिंह बर्तवाल जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमिताभ ठाकुर जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व IPS है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चैनल में। सबसे पहले अमिताभ ठाकुर के पास हम चलते हैं। सर, आपके पास साइबर क्राइम, जब आप भी पुलिस विभाग में रहा करते थे, वरना आज भी आपके सामने आते हैं क्योंकि पुलिस विभाग आज भी आपसे सेवाएं लेती रहती है, तो साइबर क्राइम एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये होता क्या है? कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको एक लाइन में डिफेंड कर दीजिए। साइबर क्राइम कैसे होता है और ये होता क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है कि साइबर क्राइम का मतलब है कि वह अपराध जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अर्थ यह है जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो, जैसे कि कंप्यूटर्स भी हैं, आपको इंटरनेट है, आपको और जो भी टेक्निक के साथ जुड़े हैं, मोबाइल फोन्स हैं। अब तो धीरे धीरे सारी चीजें कन्वर्ज कर चुकी हैं। जो कुछ भी इंटरनेट से जुड़ा, डेटाबेस से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा है और उसके माध्यम से अपराध हो रहे हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि वह साइबर अपराध है। अच्छा, एक चीज और है अमिताभ सर, कि आप एक चीज देखिए कि जो साइबर जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आपके समय में भी आपने भी देखा होगा, उस समय भी काफी साइबर के जो मामले हैं वो काफी सामने आने लगे, और खासकर ये जो मामले सामने आने लगे वो 2013 के बाद से कुछ ज्यादा ही हो गए। देखिए, ये है, जब SP था, जब हम लोग फंक्शनल पोस्ट पे थे, फील्ड में थे, उस समय सच्चाई यह है कि साइबर अपराध उस हद तक नहीं थे जैसे आज है। काफी अंतर है। हमने प्रिमिटिव स्टेज देखा है। हमसे पीछे की पीढ़ी वालों ने साइबर अपराध देखा ही नहीं था। हम लोग के समय शुरू हुआ था, इंटरनेट वगैरह प्राथमिक स्टेज में था, मोबाइल फोन्स प्राथमिक स्टेज में थे। अब यह बेतहाशा बढ़ गया है। जितना उपयोग हो रहा है इनका, जितना लोगों के लिए लाभ है,
उतना ही इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इसमें नाना प्रकार के अपराध हो रहे हैं। इससे आप और हम भली भांति परिचित हैं। हर प्रकार के अपराध है, जो कुछ भी आईपीसी में अपराध वर्णित थे, जो भी अपराध संभव थे, जो भी अपराध सोचे जा सकते थे, वो सारे के सारे अपराध साइबर अपराधों के माध्यम से इंटरनेट और कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन सभी माध्यमों से वो सारे अपराध हो रहे हैं। अब एक प्रकार से साइबर अपराध पूरे अपराध जगत के बुनियाद में आ गया है, केंद्र बिंदु बन गया है, सेंटर स्टेज हो चुका है, बुनियाद में आ गया है। शक्ति सिंह बरतवाल जी, बुनियाद में आ गया, जैसा कि अमिताभ ठाकुर भी कह रहे हैं कि अब ये बुनियाद में आ गया है साइबर क्राइम, कि एक समय था कि इसके बारे में कोई जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तो इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तो साइबर क्राइम भी लगभग खत्म था। लेकिन अब जो है जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये इसका जो बुनियादी ढांचा है साइबर क्राइम का, वो काफी बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। और निश्चित रूप से जैसे अमिताभ जी ने अभी बात करी कि जब उनका दौर था इतनी ज़्यादा ये नहीं बढ़ा था, लेकिन आज के डेट में क्या है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन आपके हाथ में है और वो इंटरनेट से कनेक्ट है। कोई भी ऐसी कंपनी आजकल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो बिना इंटरनेट के आपको कॉलिंग, इनकमिंग या आउटगोइंग की सुविधाएं देती है। हर एक के साथ आपको इंटरनेट की सुविधाएं मिलेगी। जब आप इंटरनेट की सुविधा लेते हैं तो तमाम तरीके की चीज़ें आपके फोन्स में जो आप नहीं भी चाहते हैं तो आपको अवेलेबल हो जाती है। अब सवाल यह है कि अब इंटरनेट अपराध को, साइबर क्राइम को आप कैसे रोकें? देखिए, आम आदमी उसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप हर आदमी को 100% भी जागरूक कर देंगे, फिर भी वो ऐसे एक मैसेज आपके मोबाइल में दे देंगे। मुझे लगता है कि 100 में से 10% लोग ऐसे होंगे जो मैसेजेस को इग्नोर कर पाते हैं। कुछ लोग उसके न चाहते हुए भी, उन्हें पता भी है कि ऐसा अपराध हो रहा है, बट वो ऐसे एक मैसेज आपको करेंगे, चूंकि सिमिलर साइडें बनाते हैं, ये ऐसे आपको मैसेज नहीं करते हैं। सपोज करो कि आपका बिजली का बिल है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बिजली के बिल के साथ, तो वो बिजली के बिल भुगतान के लिए आपके पास एक मैसेज SMS डाल देंगे कि आज रात 10 बजे के बाद आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा अगर आपने इस नंबर पर तत्काल संपर्क नहीं किया या आपने इसको प्ले नहीं किया। तो आदमी ये जानते हुए ये चेक नहीं करता हुआ वेरीफाई कि क्या ये वाकई सच्चाई है, क्या ये कॉर्पोरेशन की तरफ से मैसेज आया है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग की तरफ से मैसेज आया है, या फिर किसी फेक मैसेज कोई आ गया है। इसी तरीके से आप देखते होंगे जो डेटा अभी मैं देख रहा था, खासकर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो पिछले 1 साल में 150% इजाफा हुआ है इसमें। जो साइबर क्राइम है, 1700 मामले तो देहरादून के मामले आ गए, और पिछले 1 साल में 52 करोड़ रुपए की लोगों से ठगी जो है साइबर क्राइम में हो गई है। ये तो वो रजिस्टर्ड मुकदमे है जो NCRB की रिपोर्ट है। ऐसे कई अनगिनत मामले होंगे जो लोग शिकायत ही नहीं कर पाते हैं। लोगों को यही पता नहीं है कि हम इसकी शिकायत क्या करें। 1930 एक नंबर है जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप इस पर साइबर क्राइम की जो है शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पता नहीं होता है, और पता होने के बाद जो रिकवरी रेट है वो -2 के आसपास है। आप रिकवरी ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आपकी अमाउंट है आप न चाहते हुए भी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो जो अकाउंट होते हैं वो फर्जी अकाउंट होते हैं। वो अकाउंट आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आसपास का नंबर, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जाकर असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाते हैं। और वहां भी ऐसे लोगों के, जब पुलिस यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करती है तो जब उन खातों की जांच पड़ताल होती है तो पता लगता है वो किसी खेत में मजदूर का काम करने वाला खेत। उसको पूछा जाता है कि भाई आपके अकाउंट में ये पैसा आया था, तो वो बताते हैं कि जी भारत सरकार की एक स्कीम आई थी जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपका खाता खोल रहे हैं, इसमें 10,000 रुपए आए थे, 500 रुपए जी छोड़ दिए। तो क्योंकि वो नेक्सस है ये। अब आप इसको रोकेंगे कैसे? जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। तीसरी बात, सरकार जब तक भारत में इसका कोई टूल्स इजाद नहीं होता, जब तक, इसमें 2 तरीके की भूमिकाएं हैं। गूगल भी इसका बहुत बड़ा जो मास्टर है। आप देखिए, अगर आप एक फोटो अगर आप गूगल में डालते हैं और कोई ऐसी अश्लील बात अगर आपने लिख दी, तो तुरंत आपको पकड़ देगा कि किसने ये फोटो भेजी और कहां भेजी है। तो जब गूगल के पास इतना बड़ा मैकेनिज्म है कि किसी एक फोटो को अगर आप फोटो भेजते हैं और उस फोटो को पकड़ लेता है, पहला व्यक्ति भेजने वाला कौन है, और उसके घर तक पहुंच जाती है पुलिस। तो फिर इतने बड़े अकाउंट खुल रहे हैं, इतने बड़ी फर्जी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यह है कि मार्केट में बने रहने के लिए इनको शरण दी जा रही है कि ये भी एक मार्केट है, बिजनेस है। गूगल के लिए क्या हो गया कि हमें लग रहा है कि गूगल हमारे प्राइवेसी नहीं है, वो मार्केट में एक ऐसा टूल्स है कि हमको लगता है कि जी मेरा तो अपना अकाउंट है, अपना आपका कुछ नहीं, क्योंकि आपने पैसा तो दिया नहीं है, आपने गूगल अकाउंट खोल दिया, फ्री में आप खोल दिए, और आपने जब अकाउंट खोल दिया तो गूगल ने आपकी प्राइवेसी को 25-50 कई लोगों को बांट दिया है। अब वो प्राइवेसी में क्या करना है कि जो ये मार्केट, जिसका आपने साइबर ठगी की बात की है,
तो मेरा ये मानना है और एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि जो भी साइबर ठगी हो रही है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक व्यापार है, एक व्यवसाय हो गया है। अब सरकार को निपटने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, अगर सरकार चाहे तो इससे निपट सकती है। सरकार सिर्फ कानून बनाकर कानून एक आप रखने से नहीं काम चलेगा। अधिवक्ता महोदय बैठे हुए, उनके पास जब कोई आएगा तब वो पैरवी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इमीडिएटली कैसे आप रिलीफ देंगे लोगों को। और खासकर आप देखेंगे जो एनसीआरबी का जो डेटा है, वो सारे त्योहार जब फेस्टिवल होते हैं तो तमाम तरह की स्कीम आती है। फ्लिपकार्ट है, सपोज करो फ्लिपकार्ट के नाम पर, फ्लिपकार्ट एक रजिस्टर्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसी के नाम पर 3600 कंपनियों के मैसेज आते हैं। लेकिन क्या गूगल की या इस तमाम तरीके की जो जिम्मेदारियां नहीं होती कि वो फ्लिपकार्ट को सूचित करे कि ऐसी भी एक कंपनी जो है मार्केट में चल रही है, या उस कंपनी की कोई जिम्मेदारी है? जब तक ये कलेक्टिव आप नहीं करेंगे तब तक आप आम आदमी को इसके जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकते। दुनिया में कोई भी इस जंजाल से बाहर नहीं निकल सकता है। अल्पना जी बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक बिजनेस बन गया। ये जो साइबर क्राइम है, ये क्राइम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बिजनेस बना कर रखा है। और इसका सिंडिकेट ये नहीं कि सिर्फ भारत में है, ये पूरी दुनिया से जुड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर इसका लिंक करा जाए तो इसका लिंक बाहर देशों से भी हो जाएगा, अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इसको एक बिजनेस के तौर पर फैलाया जा रहा है, करा जा रहा है। अब सवाल ये है कि एक बिजनेस के तौर पर इतना बड़ा अपराध हो रहा है, लेकिन इस अपराध पर रोक नहीं लग पा रही है। और सही बात कहा अभी बरतवाल जी ने कि अगर आप गूगल पर एक फोटो डालिए, अश्लील फोटो डालिए, तो उसके घर तक का पता बता देगा, भाई ये यहाँ पर है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ पर अभी हमारे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बन पा रही हैं, और सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है कि अगर इस तरह की चीज़ हो तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके चीज़ों को नियंत्रित की जाए, और जो अपराध कर रहा है उसको पकड़ भी लिया जाए, और जिसका पैसा गया या जिस तरह के क्राइम हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद मनीष जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज जो परिचर्चा हो रही है साइबर क्राइम पे, बहुत अच्छा विषय है और सचमुच में इसकी नॉलेज हर एक को नहीं है, क्योंकि आज मैं ये समझती हूँ कि पहले इसका उपयोग कम होता था, इंटरनेट है, हमारे कंप्यूटर हैं, इनका इस्तेमाल कम होता था, लेकिन आज की डेट में इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के हो रहा है, क्योंकि हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसमें हमारे पास गूगल है, हम सारी चीज़ों को बिल्कुल ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें हैं। हमारे बच्चे जो आधे से ज़्यादा हमारी जनरेशन है वो ऑनलाइन पूरे रात भर अपना बाहर की कंपनियों के साथ जो काम कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आजकल सम्मिलित हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, जो ये 2000 में जो ये कानून हमारा जो बना था, उसके अंदर जो 66F जिसमें सम्मिलित जो धाराएं हैं, जो भी IPC की जो धाराएं हैं, तो उनका जो प्रयोग होता है वो प्रयोग तभी होगा जब हम जो क्राइम करने वाले हैं उन तक पहुंच पाएँ, उन्हें पकड़ पाएँ। लेकिन वहाँ तक हमारी पकड़ है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि मेरे को स्वयं को ऐसे फ़ोन आए। अब देखिए क्राइम में तो ये है कि आपके इंटरनेट यूज़ कर रहे, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी ने वायरस डाल दिया, आपकी जो पर्सनल जो भी आपकी जानकारी जो हैं वो सारी चीज़ों को उन्होंने ओपन कर दिया, आपकी पर्सनल जानकारी ले ली, पूरे नज़र लगाए हुए हैं। कहते हैं ना कि जो ये बरतवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस पर वो है, एक बिजनेस है, क्योंकि जब इस पर पकड़ नहीं है, कानून का भी कोई जोर नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये एक बिजनेस है और इस पे सरकार को बहुत पुरजोर तरीके से काम करना चाहिए। और हम स्वयं, हमारे फ़ोन पे कई बार फ़ोन आ जाते हैं कि मैम आपने इतने पैसे जीत लिए हैं, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए। तो कई बार जो बहुत पहले, ये 10 साल पहले ये मेरे पास आया था, तो मैंने तुरंत मैं उसकी एप्लीकेशन लिख करके पुलिस में दे दी, SOG थाना नेहरू कॉलोनी को दे दी। उसके बाद मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपने इस पर कोई कार्रवाई करी? इससे मेरे को फ़ोन आया था, तो वो कहते हैं कि जी मैडम ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे तो आते रहेंगे, ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि हम नहीं ढूंढ सकते इनको। ठीक है, दोबारा फिर मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया कि जी आपका तो फ्लैट निकल गया है। मैंने कहा अच्छा फ्लैट निकला, लेकिन आपको 2.5 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे इसमें, और अपना आधार कार्ड दीजिए और इस तरह। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। उसके बाद उसका दोबारा फ़ोन आया, उसके बाद फिर मैंने दिया, वो भी ये 5-6 साल पुरानी बात होगी, तो उसके बाद वो भी मैंने थाने को दिया। अब वो क्या करें जब उनकी पकड़ वहाँ तक नहीं है। ये फ़ोन जो, अगर आप इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे जहाँ से मैसेजेस आते हैं, उसके बाद आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं दोबारा। तो ये इनका जो इनका कृत्य है, जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना आतंक हमारे देश में, तो आतंकवाद ही कहूँगी इसको, क्योंकि ये आतंकवाद ही है
ये दूसरे तरीके से जो हमारे देश को, हमारे जनता को, हमारे बच्चों को जिनको नॉलेज नहीं है, चलिए कंपनीज में तो ये होता है कि उनको कहा हुआ है कि भाई आप इस चीज़ में आप ऐसे ना कीजिएगा, आप कंप्यूटर पे इस तरह अगर कोई मैसेज आता है आप जल्दी से बटन ना दबाइए, आप हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो वो लोग तो सतर्क रहते हैं अगर कंपनीज में कोई काम कर रहा है। लेकिन नॉर्मल जो हम लोग एक साधारण जनता है, चलिए मैं तो एक एडवोकेट हूं, मैं थोड़ा जानकारी रख रही हूं, कुछ मुझे आपके साथ सीखने को मिल रहा है, कुछ मैं पढ़ लेती हूं, लेकिन जो आम जनता है, तमाम जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो लगे हुए हैं और उनसे कोई दब गया तो जानकारी तो वैसे ही निकल गई सारी की सारी। ठीक है, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, बगाहे लोग हो ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, भारत के अंदर देखिए ऐसा साक्षरता जो दर है वो थोड़ी कम है। लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, पढ़े लिखे कम हैं, तो उनके साथ इस तरह की ठगी ज़्यादा हो रही है। जो शहर के लोग हैं उनके साथ भी हो रही है, पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद हो रही है। कहीं ना कहीं लालच और एक डर दिखाकर ये साइबर अपराध किए जाते हैं। बतवाल जी देखिए, अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और भी है, आप देखिए कभी कभार आपके पास आता है या हमारे पास ही आता है, कंपनी वालों का जो है फ़ोन आ जाता है कि आपका नाम ये है और सर ये स्क्रीन ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैंने एक बार बात की तो वो मेरे घर का पता तक जानते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इनको ये सारी डिटेल मिलती कहाँ से है? आप चाहे जितना छिपा लीजिए बर्तवाल जी, लेकिन सारी डिटेल इनके पास है। आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक भागेंगे? सारी डिटेल इनके पास है, इन कंपनियों के पास है। कैसे? मनीष जी बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जब आधार को लेकर चर्चा पार्लियामेंट में हुई थी और तब ये कहा गया था सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि ये बिल्कुल आवश्यक है और आधार को हम कंपलसरी कर रहे हैं, उस पर बहस हुई पार्लियामेंट में। कई अच्छे जो लोग थे, जो अच्छे पार्लियामेंट है हमारे देश की संसद में, अच्छे लोग भी हैं जिन लोगों ने इसके व्यापक स्वरूप को देखकर भविष्य की चिंताओं पर चिंताएं व्यक्त की। तब सरकार ने सवाल उठाया कि ये विकास को रोकना चाहते हैं और यूनिक आईडी को रोकना चाहते हैं। उनकी मंशा यूनिक आईडी को रोकने की नहीं थी, वो आज भी, मैं भी समर्थक हूं कि एक यूनिक आईडी आपकी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जो तर्क दिया कि आधार कार्ड को आप इंटरकनेक्ट करेंगे हर एक स्कीम से, उसका मैं पक्षधर नहीं हूं। उसी के कारण जो है आज साइबर अपराध बढ़ रहा है। अगर आपका आधार कार्ड आपके आरसी से लिंक है, अब आपके वोटर आई कार्ड से लिंक कर दिया है, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके साथ लिंक कर दिया है, आपके जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके साथ लिंकअप कर दिया है, इससे हो क्या रहा है कि जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आपका पूरा डेटा जा रहा है। और जब आपका पूरा डेटा जाएगा तो वो आपके प्रोफाइल को चेक कर पाता है और फिर वो आपकी पेइंग जो कैपेसिटी है, आपकी परचेज जो पावर है उसको भी चेक कर पाता है। फिर उस तरीके के मैसेज आपको बनाए जाते हैं और फिर ये डेटा लाखों करोड़ों रुपए में डेटा बेचा जाता है। पहला तो जो सौदा आपके साथ होता है वो आपका डेटा बिकता है। और यही चिंता जो पार्लियामेंट में उठी थी कि भाई नागरिकों का एक जो अपना प्राइवेसी है उसे बनाए रखने के लिए इस डेटा को नहीं बिकना चाहिए। और उस डेटा पर बहुत बार चर्चा भी हुई। जी अब तो प्राइवेसी रह कहाँ गई? नहीं रह गई, वही मैं कह रहा हूँ, अब प्राइवेसी कुछ नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गई। सवाल यह है कि अब आप साइबर अपराध को कैसे रोकेंगे? अब ये रोकने की जिम्मेदारी एक आम नागरिक की तो है नहीं। आम नागरिक को आप एक बार कह रहे हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो डिजिटल होनी चाहिए, हम कैशलेस भारत बनाएंगे। अच्छी बात है, कैशलेस भारत बनाइए। सरकार को यह भी सोचना है कि हमारे भारत में विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, विभिन्न तरीके की जातियां, धर्म और बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ तो लोगों की भाषाएं समझ में नहीं आती हैं। अब उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि हम कैशलेस करेंगे और सबको डिजिटलाइजेशन कर देंगे। अब वो डिजिटल के चक्कर में बेचारे जिसके खाते में 100, 500, 2000 रुपए भी थे वो भी चले गए। तो कैसे आप उसको रोकेंगे, कैसे उसको आप संरक्षण देंगे, ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था। दुर्भाग्य इस देश का यही है कि यहाँ पहले सड़क बनती है और फिर पता लगता है कि 15 दिन बाद जब आप खुश होते हैं कि अब मैं अच्छी सड़क पे चल रहा हूं, फिर नाली खुद जाती है। तो यही स्थिति इसमें भी है। आपने डिजिटल इंडिया तो कर दिया है, लोगों के हाथ में फोन तो दे दिया है, लेकिन वो जो अपराध आपके साथ हो रहा है उसको रोकने के लिए आपके पास सक्षम कानून नहीं है, टूल्स नहीं है और मैकेनिज्म नहीं है। जब आपके पास कानून भी नहीं है, टूल्स भी नहीं है और मैकेनिज्म नहीं है, तो लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। और जो डेटा आ रहा है वो बहुत चुनौतीपूर्ण डेटा आ रहा है कि 150% इजाफा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में हुआ है। हर साल 150% की आप छलांग लगा रहे हैं, जहां और भी देशों में जो विकसित देश हैं वहां पर साइबर क्राइम बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। उन लोगों ने टूल्स वहां पर बना दिए हैं, कानून वहां पर बना दिए हैं और एक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी तय कर दी है। जिस भी सर्च इंजन का आप उपयोग कर रहे हैं उसको भी कहा है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वेरीफाई कंपनी को ही अपने इसमें स्पेस देंगे। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भी इस तरीके की बातें नहीं हो पा रही हैं।
यहाँ तो नकली और असली की लड़ाई चल रही है। अब तो नकली वाला मार्केट में ज्यादा है, असली तो अपना माल ही नहीं बेच पा रहा है, नकली की बाढ़ ज्यादा है। तीसरी बात क्या है कि जब आप देखेंगे लोग गांव में भी आज के हर के हाथ में मोबाइल फोन है और उसे पता ही नहीं होता, उसके पास मैसेज आता है कि आपकी जो है लॉटरी लग गई है और आपको अच्छा बस बर्तवारी, इस नंबर इसमें पे एक चीज और भी देखिए, हम ऐड कर रहे हैं कि मैसेज आता है वो भी हिंदी में लिखकर आता है, इंग्लिश में नहीं लिखकर आता है, हिंदी में लिखकर आता है कि आप जो है इतना पैसा जीत चुके हैं और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको इतनी रकम मिलेगी। देखिए हर चीज जो है अब हिंदी में लिखकर भेज रहे हैं लोग, इसको भी समझने वाली बात है क्योंकि गांव के लोगों को, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, मैं इसी पर आने वाला था कि जो वो देखिए कितना मैंने कहा ना, जो पहली लाइन में मैंने कहा कि एक बाजार है, ये बिजनेस है, ये इसको आप ठगिए मत कहिए। ये एक बिल्कुल एक मैकेनिज्म के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक बाजार को विकसित कर दिया गया है जो आपकी भाषा और बोली में भी आपको मैसेज कर रहा है, आपको खींचने के लिए अपनी ओर। और सरकारें देख रही हैं। आप देखिए एक अभी जब T20 मैच चल रहा था तो एक स्पोर्ट्स में आप देखते हो खबर छपती, बहुत पॉजिटिव खबर कि इस गांव के आदमी ने प्लेइंग 11 में 1 करोड़ रुपया जीत लिया है, फलाने आदमी ने 5 लाख रुपए जीत लिया है। वो भी क्या है, सब इंटरनेट के माध्यम से आप अपने लोगों को एक तरीके से आप उसको सट्टा बाजार में उतार रहे हैं। वो सट्टा है, आप पहले तो छापे मारते थे, अब षड्यंत्र के तहत आप क्या कर रहे हैं, आप एक टीम बना रहे हो, तुक्का तो मार रहे हैं कि ये प्लेयर अगली 4 गेंदों में 40 रन बनाएगा या 20 रन बनाएगा। तो आप और उसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप देखिए, जो भारतीय टीम के कैप्टन हैं, पूर्व कैप्टन हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और BCCI के जो लोग हैं उसका प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके चक्कर में एक पॉजिटिव स्टोरी के चक्कर में लाखों लड़के फिर उस पर लग जाते हैं, वो साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आपकी तय होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन है ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण। तीसरी बात जो आपने कहा कि जो मैसेज हिंदी में आ रहे हैं, अगर ऐसा मैसेज हिंदी में आ रहा है कि भाई आपके अकाउंट में ये आपकी लॉटरी लग गई है, तो क्यों नहीं सरकार ने एक सिस्टम बनाया कि जो भी आप इंटरनेट माध्यम से आप बैंकिंग सिस्टम का यूज करेंगे या पेटीएम का यूज करेंगे या आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ट्रांजैक्शन करने से पहले ऑडियो और वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज आपके पास है, आप इस दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा डाल रहे हैं, आप सहमत हैं कि नहीं? अगर ऐसा मैसेज मैं कहूंगा 80% रुक जाएगा, लेकिन एक भी अलर्ट मैसेज नहीं आता है। तो क्यों नहीं ऐसा मैकेनिज्म शुरू किया जाए कि सीधे जब आप ट्रांजेक्शन, आप 1 रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस व्यक्ति को एक अलर्ट आ जाए, तो जो आम आदमी है वो सोचेगा मैं तो भेज नहीं रहा हूं, उसने तो भेजने के लिए कहा था, उसको अगर ये मैसेज आ जाए, टेक्स्ट मैसेज भी और वॉइस मैसेज भी, कि आप अपने मोबाइल नंबर से इस व्यक्ति को फलाने कंपनी को पैसा भेज रहे हैं, क्या आप पैसे देने के लिए सक्षम हैं या दे रहे हैं, आप सहमत हैं? तो वो थोड़ा सा इस चीज से अवेयर होगा। लेकिन होता क्या है कि जब तक ट्रांजैक्शन हो जाती है उसे पता ही नहीं लगता है। अल्पना जी, एक चीज और भी है, देखिए जो साइबर क्राइम में जो है महिलाओं के साथ भी क्राइम काफी बढ़ गया है। जो साइबर क्राइम के तहत महिलाओं के साथ जो अपराध है वो भी काफी बढ़ रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे जो अपराध है वो महिलाओं के साथ साइबर क्राइम के जरिए ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, जब हम कोई चीज़ का उपयोग करते हैं, चाहे हम कंप्यूटर कर रहे हैं उपयोग, चाहे हम मोबाइल फ़ोन उपयोग कर रहे हैं, तो हमें उसके कानून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो 2000 में जो हमारा ये कानून 17 अक्टूबर को जो ये लागू हुआ है और ये संसद में इस पे मोहर लगाई गई 23 अक्टूबर को, 23 सितंबर को, तो हम लोगों को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, साइबर जो क्राइम हो रहा है या सरकार को हम कह रहे हैं कि सरकार ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम हमको कानून की जानकारी भी होनी चाहिए। जब हमको कानून की पुख्ता जानकारी होगी कि भाई सन 2000 में जो कानून इसमें सूचना के उसमें ये जो हमारा पारित हुआ है साइबर क्राइम के अंतर्गत, इसमें है क्या अंदर, एक बार हम पढ़ने की कोशिश करें, चाहे वो हमारे युवा हैं, चाहे वह हमारी महिलाएं हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को भी हम इस चीज के बारे में, जैसे कहते हैं एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एनजीओ हैं वो जाकर के इस पे काम करें और वहां पे लोगों को वर्कशॉप दें कि भाई इस तरह हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं, इनका उपयोग हमारे लिए कहाँ तक हितकर है और कहाँ तक हानिकारक है। तो वो चीज़ जब हम जा करके, क्योंकि जो सोशल वर्कर होते हैं, हम लोग होते हैं, या कानून के जो जानने वाले हम लोग एडवोकेट हैं, तो हम लोगों को बताना चाहिए, आसपास अपने लोगों को हर एक को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए। अब महिलाएं शिकार हो रही हैं, ठीक है, अगर हमने सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ले करके हम सड़क पे चल रहे हैं, हमने बढ़िया कपड़े पहन लिए और मोबाइल लेके चल रहे हैं, तो उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है, उससे हमारी पहचान नहीं होती है, उससे हमें ये नहीं पता है कि हम चलते चलते इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं
कभी हम हमारे हाथ से कोई बटन दब गया या हमारे को किसी ने ऐसी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे दी कि जी आप तो इतने पैसे जीत गए हैं, तो हम तो 4 कदम जा करके उसमें बंध जाएंगे। हम लोग के ऊपर तो एक क्राइम हो गया हमारे हाथ से जाने अनजाने में। लेकिन जब हमको कानून का पता होगा कि भाई जाने अनजाने में ये हुआ है, तो कानून कहीं ना कहीं, जब क्योंकि सरकारें हैं सब जानती हैं कि कानून तो सब दरकिनार कोने में रख देते हैं। कानून की याद तब आती है जब क्राइम हो जाता है और जब हम न्यायालय में जाते हैं, वकील साहब बस अब आप ही देखिए इतने पैसे मेरे बैंक से निकल चुके हैं। अरे भाई निकल चुके हैं, तूने ऐसा क्या किया था जो वो पैसे निकल गए, अब मुझे डिटेल्स तो दे। तब जाकर के हम उस पे जाएंगे, फिर हम उस कानून को देखेंगे, फिर हम उस कानून की लड़ाई लड़ेंगे। तब तक तो जिसने क्राइम करा है उसके तो नंबर कहते हैं, हर चीज साफ, कोई पकड़ ही वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहने का तात्पर्य, और इस जो हमारी जो ये परिचर्चा चल रही है, इसका तात्पर्य तभी होगा जब हम लोग इसको आज सुन रहे हैं और अपने रोज के, जैसे हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हमारे हाथ में कंप्यूटर है, या हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे सामने, हमारे पास ये भी हो कि हमें इस कानून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कानून में कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून में कुछ नहीं है, लेकिन कानून का हम लोग उपयोग करें तभी तो। जब तक हम उसकी जानकारी नहीं लेंगे, जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, या हम उसको आगे उसको करेंगे नहीं कि हमारे साथ ये हो गया है और ये ऐसे हुआ है, तब तो इन चीजों में कमी भी आएगी। कानून के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अच्छा बरतवाल जी, एक चीज और देखिए, आजकल जो है सेक्स रैकेट जो है बहुत धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, और ये इस जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसके कई लोग शिकार भी हो रहे हैं। कई जो युवा पीढ़ी के हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, इसके बहुत शिकार हो रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा, आजकल अक्सर चल गया एक लिंक पर क्लिक कर दीजिए, फिर लोग जो है तरह तरह की चीजें हो रही हैं। अच्छा, ये हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, पहले कुछ और होता था, अब यहाँ पर जो है सेक्स रैकेट को एकदम फैला दिया गया है इसके माध्यम से। आप देखिए कई तरह के, देखिए इसमें भी कई तरह के हैं। इसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो आपके पास वीडियो कॉल करके तमाम तरह की चीजें करती हैं, फिर ब्लैकमेल करती हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आपके पास फोटोज भेजते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, और सब कुछ पुलिस जान रही है, सरकार भी जान रही है, बावजूद इसके इन सब चीजों पर रोक नहीं लग पा रही है। और इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसे केस अब अमूमन आते ही हैं। आप थाने में जाइए, ऐसे केस अक्सर आपको मिल जाएंगे। बावजूद इसके क्या हो रहा है कि अरे ठीक है आप देख लीजिए और इस पर देखा जाएगा, होता कुछ नहीं है, पकड़ा कोई नहीं जाता। निश्चित रूप से मनीष जी, सबसे बड़ी बात तो जैसे भी मैडम ने बताया, अधिवक्ता महोदय ने, कि एक तो जागरूकता की कमी है। हम लोगों को जागरूकता भी लानी पड़ेगी, और जागरूकता कानून बनाकर कानून को एक कोने में रख के नहीं पड़ेगी। सरकार का दायित्व होता है कि वो समय समय पर जागरूकता फैलाए। इसके लिए अब आपको लग रहा है कि व्यापक स्तर पर अपराध साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो न सिर्फ राजधानी में, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर भी ग्राम प्रधान को बुलाकर यह समझाया जाए कि वो अपने गांव में लोगों की मीटिंग करवाए और वहां पर बताए कि भैया आपके मोबाइल फोन पर अगर किसी भी तरीके के कोई SMS आते हैं जिन लोगों को आप जानते ही नहीं है, तो आप कृपया उस मैसेज के जो दिए गए जानकारी है उसकी झांसे में बताइए। उनको पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि जो मेरे मोबाइल में आया मेरे लिए आया है, वो मेरे लिए स्कीम है। मतलब वो छुपा के भी रखते हैं, ये लॉटरी लग गई मेरी, अब पड़ोसी को पता न लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी लग जाएगी। तो जब तक ये नहीं बताया जाएगा भाई आपको, जब तक ये नहीं एक पब्लिक को बताया जाएगा कि आपको कोई फ्री में 1 रुपया देने वाला नहीं है, किस बात का पैसा देगा आपको, तो तब तक ये जागरूकता नहीं आएगी। तीसरी बात जो आपने बताया कि रैकेट का जो मामला है, उसमें 90% लोग तो शिकायत ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक लोग लज्जा का डर होता है, और इसीलिए मार्केट ज्यादा अप हो रहा है। मतलब उनको वो शिकायत तो करते नहीं है, और उनके झांसे में अगर उनको पेमेंट कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, उनकी तरफ से जो भी डिमांड की जाती है उस डिमांड को पूरा कर देते हैं, तो डे बाई डे ये मार्केट आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि पुलिस का भी एक ऐसा कोई तंत्र नहीं, आप देख सकते हैं कि पुलिस भी 2-3 राज्यों, देश में 2-3 राज्यों को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा पुलिस की ऐसी उपलब्धि नहीं है कि वो जो पकड़ दे। वो तो उनके थाने से बाइकें चोरी हो जा रही हैं तो उसको नहीं पकड़ पा रहे बेचारे। तो उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है, और ना उनकी अब इच्छा शक्ति ऐसी है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि वो उसी में उलझे हुए हैं। किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, किसका कहाँ से क्या चलेगा, वो उसी में उलझे हुए हैं। ये तो बड़ा हाईटेक है, ये तो आपको स्किल्ड पुलिसकर्मी रखने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और भी बरतवाल जी, देखिए अगर देखिए जो क्राइम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत में ही हो रहा है, ये पूरे विदेशों में भी हो रहा है। अच्छा, लिंकअप की बात की जाए तो लिंक अगर मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा लिंक आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार की तरफ से एक मतलब डेलीगेशन यहाँ का भी होना चाहिए और पूरे देशों के डेलीगेशन बैठकर इस पर चर्चा करना चाहिए कि भाई अगर ऐसी चीजें हो रही हैं,
तो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे। जैसे सुरक्षा की दृष्टि से होती है भाई, बातें तो होती है, लेकिन इस पर काम कितना हुआ, अमली जामा कितना पहनाया गया, ये भी जरूरी है कि भाई अब देखिए आतंकवाद जो है अब आजकल सोशल मीडिया का बहुत वो ले रहा है, सहारा ले रहा है। अक्सर देखा गया है कि व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू लोग बात कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, लोग जान नहीं पाते। तो क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए विदेशों के साथ मिलकर कि भाई देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ साइबर क्राइम हो रहा है, अगर जरा से भी आपके यहाँ लिंकअप हो रहा है या फिर गूगल से कोई चीज इधर उधर ट्रांजैक्शन हो रही है, इनके सीईओ को बैठाकर कि भाई हो रही है, तो आप हमें तुरंत बताइए। अगर हमारे यहाँ शिकायत आती है, अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, तो हम ये चाहते हैं इसके सीईओ तुरंत बताएं कि ये पैसा कहाँ गया है, और यहाँ अगर इस बैंक में गया है तो कौन निकाला है इस पैसे को। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए एकदम। निश्चित रूप से मनीष भाई, मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सरकार चाहे तो सरकार इस चीज को रोक सकती है, लेकिन उसको सरकार की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप अपनी जनता के लिए कितना सुरक्षित कानून बना रहे हैं, कितनी उनकी सुरक्षा की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। सवाल मैंने वही तो कहा कि गूगल पे अगर हम कोई एक फोटो को भेज देते हैं और उसमें कोई कमेंट कर लेते हैं तो 2 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा मनीष जी ने HNN के स्टूडियो से इतने बजे पोस्ट की है। तो ये कैसे नहीं पता हो पा रहा है कि जो अश्लील वीडियो कहां से पोस्ट हो पा रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं। चूंकि बाजार, मैंने कहा ना, और बाजार है और सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी तय कर दे कि नहीं ये नहीं चलने वाला है, अब सरकार तो उसको सब पता होता है। आप देखिए अभी कल की खबर थी कि हरिद्वार की जेल में एक राठी ने जो सजा याफ्ता मुजरिम, उसने पूरी गैंग बना दी। तो क्या है, पुलिस को नहीं पता होगा या तंत्र को नहीं पता होगा? पूरे सिस्टम को पता होता है, लेकिन सिस्टम में तब तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो। नहीं तो बहुत बड़ा अपराध नहीं है कि कोई साइबर क्राइम को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार को अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट आप कैसे होंगे? आप आज भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो पुलिस की आप भर्ती कर रहे हैं, उसको भी सिर्फ आप कहेंगे कि क्वालिफिकेशन आपकी वही, आपको 20 किलोमीटर दौड़ के आना है, तो भैया आप साइबर क्राइम को नहीं रोक पाएंगे। आप कहेंगे कि हमको IT वाला लड़का चाहिए, हमको साइबर एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए वैकेंसी आपको निकालनी पड़ेगी, तब आप साइबर क्राइम को रोक पाएंगे। अब आप तो बाबा आदम जमाने के तरीके से तो वैकेंसी निकालेंगे और भर्ती की प्रक्रिया वर्क और फिर कहेंगे जाओ भाई अब साइबर क्राइम को पकड़ के लाओ, तो वो भी आज अपराध होगा और 20 दिन बाद जो यहाँ से बस में चलकर बैठेगा हरियाणा, फिर पहुंचेगा असम, फिर बांग्लादेश से पहुंच के वापस आ जाएगा, तो कहेगा भाई वो तो मिल ही नहीं पाएगा। तो वो नहीं चलने वाला है। सही बात, आपको अपडेट टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा। अल्पना जी बड़ी पॉइंट की बात की है भाई। अगर हमको मीडिया में आना है तो मास कम्युनिकेशन करना है भाई, अगर आपको अधिवक्ता बनना है LLB करना है, तो कहीं ना कहीं अब देखिए पढ़ाई की बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई देखिए अब आप कह रहे हैं आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है और 2 मिनट में दौड़ना है, तो भाई दौड़ा कर आप साइबर क्राइम को के लोगों को नहीं पकड़ सकते। सही बात है, इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जो इसमें एक्सपर्ट हो, जो पहले से IIT के लोगों को पकड़े, ऐसे लोगों को पकड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों को पकड़े, उनसे संपर्क करें ताकि हम साइबर क्राइम जैसी घटनाओं को रोक सकें। अल्पना मैडम जी, मनीष जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो पुलिस का काम होता है, क्योंकि जब हमको कोई धमकी भरा फ़ोन आ रहा है ईमेल के माध्यम से, तो 499 में एक प्राविधान है कि हम उस पर शिकायत कर सकते हैं, वो धारा लगा सकते हैं उसमें। जब तक पुलिस उस पर मुकदमा कायम नहीं करेगी, कुछ तो करे। हम कहते हैं नहीं पकड़ में आ रहा है, मैंने पूरा जो मेल मुझको कहाँ से आया है मैं सारी उसकी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। अब 499 है, 420 है, 500 तक ऐसी धाराएं इसमें हैं कि हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब पुलिस थोड़ी सी पहल करे ना, वो भी हाथ छोड़ करके, ठीक है आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आपको सरकार जहां खड़ा होने को बोलती है आप वहीं खड़े होंगे, आपको वो जो करने को कहते हैं आप वो करेंगे, आपको आपकी मीटिंग हो रही है आपके SSP महोदय या सब जगह से जो भी डायरेक्शन आपके जो सरकारें हैं, चाहे मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी सरकार को कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वहां से जो भी एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पुलिस अफसर को और पुलिस को इस तरह उन्होंने काम करना है, इस गाइडलाइन के अंदर उन्होंने काम करना है। देखिए जी, ये मेरा बेटा है, नेता के बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो कुछ भी करे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सेक्स रैकेट चल रहे हैं, चाहे कोई भी चल रहे हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें वो आज आप ये देखिए देहरादून के अंदर आप चौक चौराहे राजपुर रोड कहीं पर भी एक इज्जतदार व्यक्ति का घूमना बहुत मुश्किल हो गया है।
क्यों नहीं? ये उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर कुछ हो रहा है तो कुछ तो पहल पुलिस करे, छोटी सी पहल कर दे भाई। उनकी भी तो माँ बहन बेटियां हैं। हम ये कहते हैं कि छोटी मोटी चालान काटने के लिए तो सड़क के चौक पे ये खड़े हो जाते हैं जी, निकालिए। शाम को खड़े हो जाते हैं जी, तूने हेलमेट नहीं पहना। अरे भाई प्यार से छोड़ दे, उसने हेलमेट नहीं पहना, हो सकता है उसके घर में कोई बीमार होगा या उसको कोई बीमार ऐसी प्रॉब्लम होगी कि मैं जैसे हेलमेट कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, मुझे चक्कर आ जाता है, तो मैं मेडिकल रखती हूँ अपने पास। पर बाई चांस कभी मेरे पास मेडिकल नहीं है तो क्या होगा? वो वहीं पे बोलेंगे कि मैडम ये है, ठीक है, उनका व्यवहार भी अच्छा रहता है, मैं पुलिस को भी दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत की जाए, क्योंकि धाराएं हैं भाई, पढ़िए आप उनको। लेकिन ये है कि उसके साथ पूरी हमें डिटेल्स, अपना कहां से हमें मेल आया है, कहां से हमारे पैसे इस तरह कितने बजे आया है, तो उस चीज से वो ट्रैक कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा आका है या ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पकड़ नहीं सकते हैं? और वो कहां से वो आतंकवाद शुरू हो रखा है? हो सकता है हमारे बीच में हो, हमारे देश के अंदर है, कहाँ है? क्योंकि हमें आपस में इस तरह हमारी जो जानकारियां हैं, हमारा कंप्यूटर है, हमारी प्राइवेसी है, हमें धमकी दी जा रही है, हमारी बेटियां असुरक्षित हो रही हैं, तो ये सारी चीजें तो हमारे हाथ में मोबाइल है, तो क्यों नहीं हो सकती है? मेरा मानना ये है कि हो सकती हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें जागरूक भी होना चाहिए। जानकारी होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए। समय कम है, शक्ति बटवाल जी फाइनल कमेंट ले लेते हैं आपसे। सबसे बड़ी चीज सर ये भी है, देखिए अब एक चीज देखी जा रही है कि अब हमारे पास सब कुछ है, सरकार के पास सब कुछ है, पुलिस विभाग के पास सब कुछ है, और शायद जो साइबर क्राइम करते हैं उनसे अच्छी टेक्निक भी हमारे पास है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है, काबिलियत लगता है उनके अंदर ज्यादा है, इधर कम है। निश्चित रूप से मनीष जी का बात, सवाल ये है कि काबिलियत कमी नहीं है, सवाल ये है कि मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए और आप डिलीवर्ड क्या करना चाहते हैं। आप वाकई क्राइम को रोकना चाहते हैं, वाकई अगर आप साइबर अपराध को रोकना चाहते हैं तो आपको आपके थानों को स्मार्ट करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल विंग आपको आईटी की खड़ी करनी पड़ेगी। आप नियमित भर्ती नहीं करें, आप आउटसोर्स कीजिए। पूरे देश में पूरी सरकार तो सब चीज आउटसोर्स पे चल रही है, तो आप क्यों ना इस साइबर अपराध को इमीडिएटली 24 घंटे के भीतर अगर रोकने के लिए, देखिए अगर आप 24 घंटे के भीतर अगर आप इसके एफआईआर कर देते हैं और रोक देते हैं तो ट्रांजैक्शन को पैसे की रिकवरी कम से कम 99% हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो आपको ही इतने सवाल पूछ लेंगे पुलिस वाले, अच्छा आपने ऐसा क्यों किया था, फिर आपको मैसेज कब आया था। अब जो घटना घट चुकी है तो वो इमीडिएट जो क्विक रिएक्शन है वो पुलिस की तरफ से भी व्यवहार में नहीं आ पाया है। पुलिस उस साइबर अपराध को भी रूटीन अपराध की तरह लेती है, जिसका नतीजा ये होता है कि तब तक आदमी ठगी का शिकार हो जाता है। तो इसलिए सरकार को, पुलिस को ये चाहिए कि वो इमीडिएट एक्शन ले कि किस तरीके से वो 24 घंटे के भीतर इस अपराधों को कंट्रोल कर पाए, और जो लोग हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है उनको इमीडिएट इसकी शिकायत करनी चाहिए। वेट, एक दिन का भी वेट अगर आपने इसमें कर दिया तो समझो आपका पैसा गया, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है वो 24 घंटे का होता है, तब तक वो पैसा घूमता है और तब तक। अच्छा, ऐसा देखा भी गया बटवाल जी कि कभी कभार पुलिस जब तुरंत, आपने सही कहा, तुरंत कार्रवाई करती है तो पैसे को रोक लिया जाता है और पैसा वापस मिल जाता है। बिल्कुल मैडम, तुरंत क्विक रिएक्शन। मैडम ये बताइए कि इसको रोकने के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए, क्या कोई संशोधन की जरूरत है या फिर कुछ ऐसा? देखिए, संशोधन की जरूरत नहीं है, कानून पूरा अपने में पर्याप्त है। जैसे आप ऑनलाइन दवाइयां, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है जी, आप ये दवाइयां पूरी साइट में जाइए, आप एनडीपीएस एक्ट में उसमें शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि दवाइयां किस तरह बेची जा रही है, ऑनलाइन सारी चीजें बेची जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये, कानून को पढ़िए, जानकारी रखिए, तुरंत आपके साथ कुछ भी हो रहा है या आपको कोई गलत दवाई दे दी है, जो भी आपका गलत कपड़ा आ गया है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप तुरंत शिकायत कीजिए। और उसका मैं तो ये समझती हूँ, जब कानून का उपयोग करेंगे तो कानून जरूर हमारे लिए लागू होगा। मतलब कानून की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, हम साइबर क्राइम को लेकर बात कर रहे थे और इसमें काफी सारी चीजें निकल कर आई। जैसा कि अधिवक्ता ने कहा कि आपको कानून पढ़ना चाहिए, कानून पढ़ेंगे तो अगर आपके साथ कुछ घटना होती है तो उस पर तुरंत आप जा सकते हैं थाने में, आप बोल सकते हैं इस धारा के तहत आप सर कार्रवाई कीजिए और चीजें होंगी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब सरकार को भी थोड़ा, सरकार और पुलिस विभाग को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हैं तो शायद जिसका पैसा गया या जिसके साथ ये फ्रॉड हो रहा है या फिर जिसके साथ किसी तरह की अश्लील बातें हो रही है, अश्लील चीजें हो रही है, उसे भी रोका